हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं अकमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए के लिए केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 32, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा रासायनिक विज्ञान का भाग नंबर 32। इससे पहले दोस्तों आपको 31 भाग कराए जा चुके हैं। यदि आपने पिछले वाले भागों को ना देखा हो तो आप ज़रूर देख लें, ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँ। तो आज हम बात करते हैं पार्ट नंबर 32 की, जहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, कॉपी और पेन आप निकाल लेंगे और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों, आप लगातार सारे क्वेश्चनों को नोट करते रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, राइट नर्नस्ट इक्वेशन फॉर। इक्वेशन आपको यहाँ पे दी गई है, यानी कि दोस्तों आपको नर्नस्ट इक्वेशन बतानी है। जो आपकी नर्नस्ट इक्वेशन होती है दोस्तों, यदि आप देखें यहाँ पे एक आप सेल को लें, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया इलेक्ट्रोड सेल को दोस्तों। तो यहाँ पर आप पहले तो इलेक्ट्रोड लेंगे, जहाँ पर एक आपका होता है कैथोड और एक आपका होता है एनोड। कैथोड पर आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से लॉस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप इस सेल को बनाते हैं तो यहाँ पर एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है, यानी इसके इनसाइड में क्या होती है दोस्तों, एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होती है, जो कि आपको दी गई है AA + BB = CC + DD। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके जो स्मॉल लेटर वाले हैं ये कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि जो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे उनका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी कि सांद्रता होगी। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप इस इक्वेशन को यहाँ पर नर्नस्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे ई सेल इक्वल टू होता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका ई सेल क्या है, ये सेल का पोटेंशियल है, पोटेंशियल कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसको EMF यानी कि दोस्तों विद्युत वाहक बल, या फिर आप कहें इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है। नर्नस्ट इक्वेशन के द्वारा आप उसको निकालते हैं। तो ई सेल इक्वल टू होता है, देखिए E0 सेल। E0 कहने का मतलब है दोस्तों, ये आपका सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा, E0 सेल, और यहाँ पर आप इंटू कर देंगे RT/NF, और यहाँ पर आप नेचुरल लॉग लेंगे दोस्तों, नेचुरल लॉग। और यहाँ पर दोस्तों आप पहले प्रोडक्ट को लेंगे, यानी आपका C, ऊपर आप पावर में लिख देंगे कॉन्सेंट्रेशन को C, और यहाँ पर आप D लिखेंगे और ऊपर D, और डिवाइड कर देंगे दोस्तों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कि A का कॉन्सेंट्रेशन और B का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपको दिखती है इक्वेशन, आप इसी को कहते हैं दोस्तों नर्नस्ट इक्वेशन। यहाँ पे देखिए, जब दोस्तों आपका नेचुरल लॉग हटाया होगा, यानी कि आपने 10 की बेस में लॉग को किया होगा, तो वहाँ पर आप आगे से 2.303 लगा सकते हैं, यानी आपको दूसरे वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में भी लिख के दी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको देखिए कौन सा वाला दिखता है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर B वाला दिया गया है, तो आप B वाले में टिक कर देंगे। और यहाँ पर आप जान लेंगे दोस्तों, जो R है, R यहाँ पे क्या है, ये आपका गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर होता है, N होता है यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर आप कह सकते हैं वैलेंसी, यानी संयोजकता होती है। और F जो होता है, ये आपका फैराडे कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप इनको भी याद रखेंगे। और यहाँ पे इसी इक्वेशन को दोस्तों आप दूसरे फॉर्म में यदि यहाँ पे देखें तो आपको दिया रहेगा E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591/N, और पीछे लॉग दिया होगा दोस्तों, वही आपका जो कॉन्सेंट्रेशन था, यानी कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे और नीचे आप यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब सेल अभिक्रिया साम्य अवस्था प्राप्त कर लेती है तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। यानी कि आपको पूछा गया है, व्हेन सेल रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट देन EMF ऑफ सेल इज। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि आप बात करें इक्विलिब्रियम स्टेट की, यानी कि आप इसको साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था कहने का मतलब है दोस्तों, जहाँ पर रिएक्शन एक प्रकार से स्टेबल हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर ना ही आपको ऑक्सीडेशन मिलेगा और ना ही दोस्तों रिडक्शन मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आप सेल में देखेंगे, अंदर वाली जो रिएक्शन होती है दोस्तों, एक प्रकार से क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा और ना ही आपका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का गेन और लॉस नहीं होगा, और ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल यानी कि जो आपका EMF होगा दोस्तों, वो आपका 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर टिक कर देंगे A वाले में, ऐसे वाले केस में 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेम ऑफ दिस रिएक्शन, यानी कि आपको अभिक्रिया का नाम बताना है, क्या होगा। यहाँ पर आपको रिएक्शन दी है दोस्तों ROH और प्लस R डैश
COOH, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलता है RCOO R- और प्लस यहाँ पर H2O। दोस्त यहाँ पे देखिए एल्कोहल की रिएक्शन जब यहाँ पे होगी ओइक एसिड से, यानी कि COOH वाले ग्रुप से यदि आप OH ग्रुप वाले की रिएक्शन करेंगे दोस्तों, तो ऐसे वाले केस में आपको क्या मिलता है, आपको एस्टर मिलता है, यानी कि RCOOR के फॉर्म में दोस्तों आपको एस्टर मिलेगा। और इस वाली इक्वेशन को आप कहते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या कहेंगे आप, एस्टरिफिकेशन, या फिर आप कहें एस्टरीकरण आप कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिखता है बी वाला, तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में कौन अधिक अम्लीय होगा, यानी कि आपको पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। यदि आप देखें दोस्तों मोर एसिडिक, यहाँ पर आपको फिनॉल दिया है और यहाँ पर आपको प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और H2O दिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो फिनॉल होता है, फिनॉल कहने का मतलब है फिनॉल यानी कि जहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ में, ये बेंजीन हो गया और इसके साथ में दोस्तों OH ग्रुप जुड़ा रहता है, तो आप इसको फिनॉल कहते हैं। और वैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो एल्कोहल होते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एल्किल के साथ में, यानी कि एक प्रकार से आप यहाँ पे एल्किल समूह लेंगे दोस्तों और उसके साथ में आप जोड़ देते हैं OH को। यहाँ पर देखिए यदि आप प्राइमरी की बात करें तो वहाँ पर दोस्तों पहले वाले कार्बन के साथ में OH जुड़ा रहेगा, और वैसे आप यहाँ पर सेकेंडरी की बात करें तो वहाँ पर सेकंड वाले कार्बन के साथ में, तो इस प्रकार से आप इनका डिवीजन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यदि आपको एसिडिक नेचर बताना होगा तो एसिडिक नेचर के लिए यहाँ पर आप देखते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन को, यानी कि यहाँ पर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो एक प्रकार से ऑर्बिट के जो हाइब्रिड बनते हैं जिनको आप SPDF कहते हैं, SPDF ऑर्बिट होते हैं, इन्हीं को दोस्तों यदि आप यहाँ पे एक साथ में लेते हैं SP के फॉर्म में या SP2 के फॉर्म में, तो ये आपके हाइब्रिड कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यदि आप फिनॉल को देखें तो फिनॉल में जो OH ग्रुप जुड़ा रहता है वो आपका SP2 कार्बन के साथ में जुड़ा रहता है, यानी कि जो SP2 यहाँ पर कार्बन का दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके साथ में जुड़ा रहता है। लेकिन यदि आप बात करें दोस्तों एल्कोहल की, तो यहाँ पर जो OH ग्रुप जुड़ा रहता है ये आपका sp3 वाले कार्बन के साथ में जुड़ा रहता है, यानी कि जो कार्बन होगा दोस्तों जिसके साथ में OH ग्रुप जुड़ा रहता है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होता है। तो आपको मालूम होगा जो sp2 होता है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की हायर टेंडेंसी रखता है एज कम्पेयर टू sp3, यानी कि sp3 से ज़्यादा दोस्तों एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन को ये रिमूव करने की टेंडेंसी रखता है। तो इसीलिए आप कह देंगे जिनका ज़्यादा दोस्तों टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसीलिए आप कह देंगे जो फिनॉल होता है वो आपका ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से। और वैसे आप देखेंगे दोस्तों यदि आप इनका क्रम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा पहला आपका यहाँ पर फिनॉल, ये आपका हायर एसिडिक होगा, बाद में H2O होगा दोस्तों, और बाद में यहाँ पर आपके एल्कोहल होंगे। एल्कोहलों में यदि आप देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होगा। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, यानी कि आपको बताना है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज। यदि आप बात करें दोस्तों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ये क्वेश्चन बार बार आता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यह एक प्रकार का ऑर्गेनो, यानी कि एक प्रकार से आप एरिल या एल्किल यहाँ पर समूह ले सकते हैं। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड होता है, यानी कि एक प्रकार से आप कहेंगे दोस्तों कार्बनिक मैग्नीशियम हैलोजन होता है। यदि आप देखें ऑर्गेनिक के फॉर्म में दोस्तों यहाँ पर आप एल्किल या एरिल समूह को ले सकते हैं दोस्तों। मैग्नीशियम के स्थान पर Mg को लेंगे और हैलाइड के स्थान पर जो हैलोजन होते हैं यानी कि FCl Br I जो होते हैं आप इनको ले सकते हैं। यानी आप इसको दोस्तों कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे यानी कि आप यदि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको लिख देंगे R-MgX। तो ये आपका दोस्तों फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं पहला वाला ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है, तो आप ए वाले में टिक कर देंगे। आप इसका इस्तेमाल दोस्तों खासतौर पर कन्वर्जन के लिए करते हैं। मान लीजिए आपको एल्कोहल से कन्वर्जन करना है यहाँ पे कार्बनिक, प्योर कार्बनिक कंपाउंड में, तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी आपको बताना है निम्न में से कौन इनकरेक्ट है यानी कि गलत है। पहला आपको दिया है दोस्तों नेचुरल रबर, या आपको दिया है इलास्टोमर। जो नेचुरल रबर होता है दोस्तों, नेचुरल
रबर जो होता है, नेचुरल रबर दोस्तों एक प्रकार से पॉलीमर है, यानी कि बहुलक होता है। इनमें दोस्तों एक प्रकार से हायर टेंडेंसी होती है स्ट्रेच होने की, यानी कि इनके अंदर जो फोर्स होते हैं दोस्तों वो एक प्रकार से बहुत वीक होते हैं, यानी कमज़ोर होते हैं। तो आप इनको कहते हैं इलास्टोमर, आप इसको कहते हैं इलास्टोमर। तो पहला वाला राइट है। सेकंड वाला आपको दिया है दोस्तों नायलॉन। जो नायलॉन होता है दोस्तों एक प्रकार से फाइबर कहलाता है। फाइबर यानी कि यहाँ पे इनके अंदर दोस्तों जो बॉन्डिंग होती है, यानी कि जो फोर्स लगता है अंदर वाला, वो आपका हायर होता है, यानी आप इनको कहते हैं दोस्तों फाइबर, यानी कि आपका सेकंड वाला भी राइट है। अगला आपको दिखता है थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं दोस्तों, आप इनको हीट करने के बाद में, यानी गर्म करने के बाद में रीसाइज कर सकते हैं, यानी एक प्रकार से ये आपके फ्लेक्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों आपको पीवीसी दिया है, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड आपको दिया है, जो कि दोस्तों एक प्रकार से थर्मोप्लास्टिक का ही एग्जाम्पल होता है, यानी कि आपका सी वाला भी राइट है। तो आपको डी वाला दिया है दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं दोस्तों, ये भी आपका प्लास्टिक का ही टाइप होता है, सेकंड वाला थर्मोसेटिंग। जो प्लास्टिक होते हैं ये दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि आप इनको रिसाइज नहीं कर सकते। तो इनका एग्जाम्पल होता है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं बेकेलाइट को। बेकेलाइट एक प्रकार से क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको पॉलीथीन दिया है, पॉलीथीन दोस्तों थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, ना कि थर्मोसेटिंग का। तो ऑप्शन नंबर आप डी वाले में टिक कर देंगे, ये वाला दोस्तों आपका रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्थल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी कि आपको पूछा गया है इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटॉम आर कॉल्ड। यहाँ पर माना दोस्तों आपने एटॉम को लिया, यहाँ पर आप लें और बाहर से आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होती हैं, शैलें होती हैं, जिनको आप कहते हैं यहाँ पर KLMN के नाम से आप जानते हैं। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों शैलों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो आपकी आउटर वाली सेल होगी दोस्तों, यानी कि जो आउटर मोस्ट आपकी शेल होगी, यानी कि जो बाहर वाली शेल होती है, वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन्हीं को दोस्तों आप क्या कहते हैं, इनको आप कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस यानी कि दोस्तों आप संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि रिएक्शन करनी है तो यही वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल के जाएंगे, तो आप इसीलिए इनको क्या कह देते हैं, इनको आप कहते हैं दोस्तों वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला, इनको दोस्तों आप कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन आप कहते हैं। और यही दोस्तों किसी भी एटॉम की वैलेंसी होती है। मान लीजिए यहाँ पर आप ओ को लें, तो ओ के पास दोस्तों यहाँ पर आखिर में आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ओ के पास आप देखेंगे दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होते हैं, तो वही क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पादपों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व है, यानी कि आपको बताना है द एलिमेंट्स नॉन एज प्राइमरीली न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। यानी कि दोस्तों जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट होते हैं, जो प्राथमिक होते हैं, यानी कि एक प्रकार से आप कहेंगे जो प्राइमरी होते हैं दोस्तों, यानी कि जो मुख्य रूप से बुनियादी तौर पर आवश्यक होते हैं, आप उनको क्या कहते हैं। इनमें से दोस्तों एक आपका नाइट्रोजन आता है, एक आपका यहाँ पे फास्फोरस आता है, और एक आता है पोटेशियम। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर सी वाला आपको दिया गया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे सी वाले में, यानी कि दोस्तों ये आपके मुख्यतया पादप के लिए आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यानी आपको बताना है नीचे दिए गए में से कौन सा वाला इनकरेक्ट है। पहला आपको दिया गया है दोस्तों डिहाइड्रेशन, और यहाँ पर आपको दिया गया है डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर आप जानते हैं दोस्तों, यदि आप डिहाइड्रेशन करते हैं किसी भी कंपाउंड का, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वहाँ पर H2O मॉलिक्यूल रिमूव होता है, यानी कि एक प्रकार से आप कहते हैं जल अणु दोस्तों वहाँ पे निकलता है, तो इसी को आप कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो पहला वाला आपका राइट है। सेकंड आपको दिया है दोस्तों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है दोस्तों, आपने देखिए सेल वाली रिएक्शन में ही देखा होगा, यहाँ पर आप देखते हैं जो आपका एनोड होता है दोस्तों, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव होते हैं, यानी कि एक प्रकार से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। यहाँ पर आपको गेन दिया गया है, तो ये आपका दोस्तों रॉन्ग होगा। नेक्स्ट वाला आपको दिया गया है क्लोरीनेशन, यानी कि क्लोरीनीकरण। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इस वाली मेथड के द्वारा आप वाटर को प्योर करते हैं, यानी कि जो वाटर होता है दोस्तों, वाटर में इम्प्योरिटी होती है, यानी अशुद्धताएं होती हैं,
तो उनको प्योर करने के लिए आप यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर या फिर अन्य दोस्तों ऐसे कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर क्लोरीन वहाँ पर होती है, यानी इसका इस्तेमाल आप करते हैं पानी को शुद्ध करने में। तो ये आपका राइट है। नेक्स्ट आपको दिया गया है रिडक्शन, यानी कि अपचयन की रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप देखते हैं यदि आप सेल वाली रिएक्शन में ही देखें, जो कैथोड होता है, कैथोड पर दोस्तों हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन होता है। अपचयन होने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐड होते हैं, यानी कि गेन होते हैं। तो यहाँ पर आप कह देंगे ये वाला भी आपका दोस्तों राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला ही केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज अ डैश रिएक्शन, यानी कि आपको पूछा गया है कि कांच का टूटना कौन सी वाली अभिक्रिया है। यदि आप बात करें दोस्तों ब्रेकिंग ऑफ ग्लास यानी कांच का टूटना, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपकी रिएक्शन है, आपने मेनली देखा होगा दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, जिनमें से एक आपका होता है फिजिकल यानी भौतिक, और सेकंड वाला होता है दोस्तों केमिकल, केमिकल यानी कि रासायनिक। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो भौतिक होता है, यहाँ पर कोई भी नया वाला सबस्टेंस नहीं बनता है, यानी कि कोई नया पदार्थ यहाँ पर आपको बन के नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप देखते हैं जो केमिकल होता है, केमिकल में दोस्तों हमेशा ही आपको एक नया वाला प्रोडक्ट मिलके यहाँ पर आता है, यानी कि यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा और यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इन्हीं में दो प्रकार की और यहाँ पर आप डिवीजन देखते हैं। पहला डिवीजन होता है दोस्तों, आप इनको कहते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और सेकंड आपका होता है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय क्या होते हैं दोस्तों, माना यहाँ पर आपने देखिए वाटर को लिया और आपने इसको चेंज कर दिया आइस में, और यदि आप दोस्तों आइस को दोबारा से गर्म करें तो दोबारा से वाटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे वाले चेंज को आप कहते हैं दोस्तों रिवर्सिबल, यानी कि जिनको आप दोबारा से इनिशियल फॉर्म में ला सकते हैं उनको आप कहेंगे रिवर्सिबल, और जिनको आप इनिशियल फॉर्म में नहीं ला सकते उनको आप कहते हैं इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, यदि आप दोस्तों यहाँ पर कांच को ही ले लें, ग्लास को ले लें, यदि आप ग्लास को ब्रेक कर देंगे तो दोबारा से दोस्तों आप इसको कांच के फॉर्म में ज्वाइन नहीं कर सकते, यानी एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका फिजिकल चेंज का इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। वैसे आप देखें दोस्तों, यदि आप क्लॉथ को लें यानी कपड़े को लें, यदि आप इसको वेट कर दें यानी गीला कर दें दोस्तों, तो यहाँ पर आप दोबारा से इसको सुखा के दोबारा से पहले की तरफ कर सकते हैं। तो ऐसी वाली रिएक्शन को दोस्तों आप रिवर्सिबल कहेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए दोनों को ही याद रखेंगे, आपको चेंज भी पता होना चाहिए और साथ में किस प्रकार की रिएक्शन है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों के ही आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजिकल चेंज है दोस्तों और इरिवर्सिबल रिएक्शन है। वैसे ही दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट में, एक कागज़ का जलना यानी कि पेपर का बर्न होना दोस्तों किस प्रकार की रिएक्शन है। तो यहाँ तक आप क्वेश्चनों को तैयार करें, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ ही बने रहेगा। यदि आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।